हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एक ही क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे सुटेज लव आई डू नॉट को, जिसके ऑथर है जॉन डॉन। ये हमारी पोर्ट्री की सबसे नंबर फर्स्ट चैप्टर है हमारी इंग्लिश बुक की। तो आज हम इसे कवर करेंगे। आज के लेक्चर में आपको पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लाइक मैं आपको अच्छे से चैप्टर भी समझा दूंगी, इसकी समरी भी दे दूंगी, क्वेश्चन आंसर मेन पॉइंट सारी चीज़ करवा दूंगी, जिससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कवर हो जाएगा। आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो इनफ है आपके बोर्ड्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि चैप्टर का नाम है सुटेज लव आई डू नॉट को, जी इसको लिखा है जॉन डॉन ने। जॉन डॉन कहाँ के थे? जॉन डॉन लंदन के थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जॉन डॉन का बर्थ हुआ था 1572 में। तो हमारे जॉन डॉन थे, ये जन्मे थे, इनका डेट ऑफ बॉर्न था 1572 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है कि कवि का जन्म कब हुआ था या फिर इनका डेथ ऑफ बर्थ, सॉरी, इनका डेथ कब हुआ था, डेथ ऑफ इज डेथ। तो इनका डेथ हुआ था जॉन डॉन का 1631 में इनका डेथ हुआ था। ये यहाँ पे जन्मे थे और इतना में इनका डेथ हुआ था। ये कहाँ के थे? जॉन डॉन लंदन के थे। और एक मेटाफिजिकल पोएम थे। जैसे कि अलंकार होता है ना हिंदी में, वैसे इंग्लिश में होता है, तो इसको मेटाफिजिकल पोएम है, ये इंग्लिश का अलंकार है, ठीक है। एक मेटाफिजिकल पोएट थे जॉन डॉन, जो कि इनके बेसिस पे कहानी कही गई है। आपको कहानी समझा देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में आपको कहानी समझा दूंगी ताकि आप इजीली आपके बोर्ड्स के लिए इनफ रहेंगे। एंड देन उसके बाद हम इसकी समरी लिखवा देंगे, एंड देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में कम आएंगे, एंड आंसर क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जॉन डॉन तो थे, उनका इतना में जन्म हुआ था 1572 में। 1631 में जॉन डॉन की निधन हो गई थी। एक काइंड ऑफ रिलिक्स वाले पोएट थे, मतलब रिलिक्स मतलब गाने का जो वो होता है ना, रिलिक्स। जॉन डॉन का ये जान गए, ये रिलिक्स वाले पोएम लिखते थे जिसमें सेंटेंस वगैरह हो, ठीक है। और इसको मेटाफिजिकल पोएम कहा जाता था। मेटाफिजिकल पोएम होता है जिसमें रिलिक्स वगैरह हो, ठीक है। और वाज बोर्न इन लंदन, लंदन में बोर्न हुए थे। एक रोमन कैथलिक फैमिली में ये बोर्न हुए थे। कहाँ बोर्न हुए थे? रोमन कैथलिक फैमिली में। ये चीजें याद करने वाली हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये इनका बोर्न हुआ था एक रोमन कैथलिक। अभी लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये सारी चीजें कवर करवा दूंगी, ऐसे बस समझाने के लिए लिखवा रही थी। इनका ये जन्म हुआ था एक रोमन कैथलिक फैमिली में। हमें जैसे कि पता है कि क्रिश्चियन दो प्रकार की होती हैं, और कैथलिक वाली चीजें हैं जो कि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जैसे यही वाला है कैथलिक। तो ये क्रिश्चियन थे जो कि इनका जन्म लंदन में हुआ था एक रोमन कैथलिक फैमिली में। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है, ठीक है। और ऑफ ट्रेडर्स ऑफ दैट टाइम, ट्रेडर्स मतलब होता है बिजनेसमैन जो कि ट्रेड करे, ठीक है, व्यापार, किसी एक चीज को दूसरी जगह मतलब बेचना वगैरह, ट्रेड करे, इसको ट्रेडर कहा जाता है। जो कि इनके घर के लोग के आते हैं, मतलब इनकी फैमिली क्या आती है, बिजनेसमैन थी, ठीक है। ये थी रोमन कैथलिक फैमिली में जन्मे थे, जो कि ट्रेडर्स का फैमिली था। ट्रेडर्स बोले तो बिजनेसमैन, ट्रेड करने वाला, ठीक है। तो इनका एक बिजनेसमैन के घर में जन्म हुआ था रोमन में, ठीक है। At that time, England was totally anti-Catholic. Don was forced to leave the Oxford University. उस समय की बात है, ठीक है। इंग्लैंड में ये थे, ठीक है। मतलब इनका जन्म लंदन में होता है, लेकिन ये इंग्लैंड में रहते थे एक रोमन कैथलिक फैमिली में। उस टाइम में ना देश में ऐसी हालात थी ना कि एंटी कैथलिक फैमिली का लिए ये चलता था, मतलब कैथलिक फैमिली के विरोध में लड़ाइयाँ चलती थी कैथलिक फैमिली को हटाने के लिए, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे, पर ये अपने हायर एजुकेशन नहीं पढ़ पाए क्योंकि इनको निकाल दिया गया जस्ट बेसिस ऑफ लाइक इस फैमिली कास्ट के बेसिस पे इनको इनके कॉलेज से निकाल दिया गया, यूनिवर्सिटी से। क्यों? क्योंकि इनके लाइक इंग्लैंड में कैथलिक में विरोध वगैरह चल रहा था, तो जॉन डॉन को निकाल दिया गया, कैथलिक थे। इसी वजह से ये क्वेश्चन वगैरह भी आ सकता है कि जॉन डॉन को क्यों उनके यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो अपने हायर एजुकेशन क्यों नहीं कर पाता। हम इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि उनके ये कैथलिक होने की वजह से उनको निकाल दिया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से अपने हायर स्टडीज नहीं कर पाए थे। ही फोर्स टू लीव, उनको फोर्सफुली निकाला गया था, विदाउट एनी डिग्री, बिना किसी डिग्री के उनको निकाल दिया गया, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन, उनके धर्म की वजह से उनको कॉलेज से निकाला गया था। ही स्टडीज लॉ, बाद में आगे चल के उन्होंने लॉ को पढ़ा, कानून को पढ़ा। तो देखो गाइस शिक्षा कितनी जरूरी है भाई। देखो उनके निकाला गया था बिना डिग्री के, जस्ट बेसिस ऑफ हिज रिलीजियन। तो देखो उन्होंने बाद में लॉ पढ़ा, लॉ को समझा, ठीक है। एंड ऑल्सो रीड थियोलॉजिकल, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नोवेल, 2 नॉवल भी लिखे थे ये, ठीक है। जॉन डॉन थे, 2 नॉवल लिखे थे, लॉ को भी पढ़े थे, और इनके नोवेल काफी पावरफुल थे। और जॉब ही लॉस्ट, इन्होंने एक नौकरी भी छोड़ा था, ठीक है। ही वॉज ब्रेवली सेंट इन टू प्रिजन, इन्हें जेल में भेजा गया था,
क्यों जॉन डॉन को जेल हुई थी? क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा था, अपने जो ये होम, जिस घर में ये रहते थे, रेंट में रहते थे, उसके ऑनर से ही, उसके ऑनर की बेटी से इन्होंने शादी कर लिया। इसके लिए इनको जेल भी हुआ था जॉन डॉन को, ठीक है। तो इन्हें जेल भेजा गया था। क्यों? क्योंकि जिस थाली में इन्होंने खाया उसी में छेद करता है। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतने क्वेश्चन वगैरह इसके नहीं आते, लेकिन अगर आ जाए तो आप लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा कि ये थी, इन्होंने अपनी तो रूम ऑनर थे उनकी डॉटर से शादी करा था, इसलिए इनको जेल हुआ था। in 1615 at age of 42, 1615 में इनको जेल हुआ था, ठीक है, जॉन डॉन को। उस टाइम इनकी आयु थी 42 बरस, मतलब 42 बरस की उम्र में ये शादी कर रहे थे, बट इट्स क्या कर सकते हैं, उनकी चॉइस जो भी है। जॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन दी अफ्रीकन चर्च। अफ्रीकन चर्च में जॉन जो थे ना, ये एक काम करते थे, फादर वगैरह का काम, ये रिलीजियन वगैरह को भी, साहित्य बुक वगैरह भी पढ़े थे, तो वहाँ पे ये ना खुद को एज धार्मिक गुरु के टाइप में भी बनाए थे जॉन डॉन। एंड देन आगे बात करते हैं। इन लव रिलीज जॉन डॉन ब्रोक कम्प्लीटली विद दी पेट्राचल ट्रेडिशनल। जॉन डॉन क्या किए थे, मतलब लिरिक्स लिखने में, कविताएं लिखने में, बेसिकली पोएम में, पेट्राचल ट्रेडिशन तो होता है ना, उसको तोड़ दिए थे। पेट्राचल ट्रेडिशन ऐसा होता है ना कि कोई भी पोएम होती है ना, वो 8 लिरिक्स की होती है, 8 लिरिक्स की ही होती है। तो जॉन डॉन इसको ब्रेक किए थे, इससे ज्यादा की लिखे थे, ठीक है। हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि पेट्राचल जो भी ट्रेडिशनल था ना, एक ऐसा ट्रेडिशन होता है जिसमें पोएम मात्र 8 ही स्ट्रेटजा के फॉर्म में लिखी जाती है। तो लाइक जॉन डॉन ने क्या करा था, लिटरेचर कल्चर जो मतलब ट्रेडिशनल होता है ना कि पोएट 8 ही स्ट्रेटजा में लिखी जाएगी, उसको इन्होंने ब्रेक करा था। इन्होंने 8 से ज्यादा में लिखा था, ठीक है, इसलिए इनको ये चीज के लिए भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, तो इसे लाइक ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो इसे रट लेना है चीजों को, हम इसे लिखवा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो हम लाइक इसे समझ लेते हैं, देन उसके बाद में डायरेक्ट आपको समरी लिखो, पेजन विथ लेबर। और इसके बाद लाइक कुछ ये नहीं है, एग्जाम में आने वाला ये नहीं है चीज वगैरह, यही इन्होंने लाइक पोर्ट्रेट को तोड़ा था। और ये सॉन्ग और सोनेट लिखा करते थे। जॉन डॉन क्या लिखा करते थे, सॉन्ग बोले तो गाने, और सोनेट लिखते थे। सोनेट मतलब होता है शोक गीत। सोनेट बेसिकली एक शोक गीत होता है, सॉन्ग और शोक गीत ये लिखा करते थे जॉन डॉन, ठीक है। और कोई मतलब उनकी काफी सारी बुक वगैरह ये होता था पब्लिश वगैरह। और हर्ष मटाशन इमेजिन करेक्टर इज ऑल पर, बस इतना ये जो था, ये पेज का ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन वगैरह कर दिया है। अब सीधा मैं आपको चैप्टर बता देती हूँ जॉन डॉन का, ये क्या एक पोएम में कह रहे थे। देन उसके बाद मैं समरी वगैरह लिखवा मेन पॉइंट करा के, एंड देन आपको आंसर क्वेश्चन करवा दूँ। तो बेसिकली इन पोएम में ना मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए पोएम में बेसिकली जॉन डॉन थे ना, वो अपने घर को छोड़ के जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, तो हालांकि वो जर्मनी जा रहे थे, क्योंकि इस पोएम में बुक में जो छोटा सा पार्ट दिया गया है चैप्टर का, बाकी इसकी कंप्लीट पोएम दूसरे बुक में है, तो यहाँ पे हमारे बुक में वो एक्सप्लेन नहीं किया गया कहाँ जा रहे थे। तो अगर ऑब्जेक्टिव में है कि जॉन डॉन कहाँ जा रहे थे, तो वो हमें नहीं लगानी है वो चीज को, ठीक है। अगर ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस नहीं हो तो हम जर्मनी टिक कर सकते हैं। जो जॉन डॉन थे वो जा रहे थे, ठीक है। तो वही उनकी वाइफ पूछ रही है कि आप कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे हो, क्या आप मुझसे ऊब गए हो, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो इसीलिए वो बतलाते हैं कि पहले स्ट्रेंजर में लाइन में बताते हैं कि Students love, I do not go for awareness of this, nor in the hope that the world can show a filter love for me. मैं इस चीज के लिए नहीं जा रहा हूँ, तुमसे ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि ये दुनिया मुझे फिल्टर लव दिखाएगी ये तुमसे ज्यादा, ठीक है। मुझे कोई नहीं ये प्यार करेगा, फिल्टर लव कोई दुनिया में मुझे शो नहीं करेगा, मैं इस चीज के लिए नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, बट मैं ये जानता हूँ कि मैं अंतिम पड़ाव में मैं मर जाऊंगा। ये कहते हैं ट्राई बेस्ट टू यूज माई सेल्फी इन जेस्ट, इसीलिए वो जाते हैं कि वो जानते हैं, जॉन डॉन जानते हैं कि डेथ एक सर्टेन है, कभी भी आ सकता है। इसीलिए वो एक ट्रायल के बेसिस पे जा रहे हैं कि उनके ना रहने के बाद भी उनकी बिलव्ड अच्छे से रहे वगैरह, ले उनके बिना भी उनको आदत रहे रहने के लिए। बिलव्ड यहाँ पे उनकी वाइफ को ये किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। अंदर यहाँ पे ये लिखा गया है yesterday night the sun went hence and let is here today। यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि कल सन गया था, सन डूब गया था, ऑफकोर्स सनसेट हो गया था, आज सन वापस आ गया, वैसे ही मैं भी वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं सन का।
वो कहते हैं कि सन के पास डिजायर नहीं है, सेंस नहीं है। सेंस मतलब किसी चीज को समझना, ठीक है। जैसे हमें पता है मेरे पास 500 फॉलोवर होते हैं, वैसे सेंस का क्या डिजायर मतलब इच्छा। ना ही सन के पास डिजायर है, ना ही इच्छा है, फिर भी सन कल गया था और आज वापस आ गया। खुद को सन से कंपेयर करके मतलब एज एग्जाम्पल वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि मैं भी वापस आ जाऊंगा। सन के पास ये ना सेंस है ना डिजायर है, फिर भी वो वापस आ सकता है कल सनसेट होने के बाद भी, तो मैं भी आ जाऊंगा। वो ये बात बताते हैं कि मेरे पास तो डिजायर भी है, सेंस भी है। देन वो बोलते हैं कि देन फियर नॉट, तुम्हें गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बट ही बिलीव दैट आई स्मेल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, मैं उनसे मतलब सन से ज्यादा स्पीड जर्नी में आऊंगा क्योंकि मेरे पास डिजायर भी है, सेंस भी है। सन के पास नहीं है, मैं उससे ज्यादा स्पीड में आऊंगा। खुद की तुलना सन से का क्या बतलाते हैं कि उनसे ज्यादा स्पीड में आएंगे क्योंकि उनके पास एक मोटिव है वापस आने का, ठीक है। यहाँ पे मोटिव उनकी वाइफ को दर्शाया गया है कि अपनी वाइफ की तो वापस जरूर आएंगे। हाउ फीबल, फीबल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक जो है ये फीबल मतलब होता है FEEBLE। फीबल मतलब होता है ना वीकनेस वगैरह, वीकनेस होता है, आप इसे वीकनेस मान के चल सकते हो, ठीक है। मतलब मनुष्य को क्या वीकनेस बनाती है, वीक बनाती है मनुष्य को, उसका डर वीक बनाता है, ठीक है। कि अच्छा नसीब, खराब, काइंड ऑफ गुड फॉर्चून। फॉर्चून मतलब ये होता है, ये लक होता है, भविष्य होता है, ठीक है। तो मनुष्य को वीक बनाता है, मतलब उसका सोच कि बैड ये फॉर्चून आएगा तो मैं वीक हो जाऊंगा काइंड ऑफ। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। फीवर मतलब वीक होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स आ सकता है, सिनोनिम्स मतलब परवाची शब्द, ठीक है, तो आप लगा सकते हो। That if good fortune fall can't address another hours, ये बोल रहे हैं यहाँ पे इस लाइन में कि अगर मान लो आपके पास अच्छी मतलब लक हो, फॉर्चून मतलब लक होता है, जैसे कि एज आई हैव टोल्ड दैट फॉर्चून मतलब लक होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इंसान के पास अच्छा लक होता है तो हम इसमें और आवर्स ऐड नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स वी कांट ऐड मोर आवर्स। हमारे पास अभी हमारा अच्छा टाइम चल रहा है तो हम इसमें थोड़ी ना कुछ और घंटे ऐड करके मस्त अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, नहीं, ये सर्टेन होता है, तो हम इसमें कुछ और आवर्स नहीं ऐड कर सकते। वही हमारे खराब ये फॉर्चून चले, खराब किस्मत चले हमारा, वही गाइस हमारा लाइक खराब है ये नसीब चले, तो हम जो है इसे हटा भी नहीं सकते। यही चीज मतलब फॉर्चून, किस्मत, लक क्या सोचकर इंसान वीक बनता है कि हम अच्छे लाइक हमारा लक चल रहा है तो उसमें और घंटे नहीं ऐड कर सकते, और खराब चल रहा है तो हम उसे हटा नहीं सकते। यही सोच इंसान को वीक बनाता है। वीक का यहाँ पे इंग्लिश फेल्योर कहा गया है, ठीक है। एंड फिर ये मतलब अपनी वाइफ को ये सारी चीजें बताते हैं तो उनकी वाइफ रोती है, तो वो बोलते हैं कि तुम मत रो, अगर तुम सिंस मतलब होता है आए वरना सिसकना, तो बोलते हैं अगर तुम सिसकोगी तो मेरा प्राण मेरे शरीर से दूर जाएगा, माई सोल गो अवे फ्रॉम माई बॉडी। ये कहते हैं कि तुम मत सिसको, अगर सिसकोगी तुम तो मेरा जो सोल है मेरे बॉडी से दूर जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम रोती हो तो वीप मतलब रोना होता है, इस क्राइम मतलब चिल्ला चिल्ला कर रोना होता है, वीप मतलब नॉर्मल रोना होता है। और तुम तब रोती हो तो मेरी खून के ये थक के जम जाता है, मतलब खून ब्लड क्लॉट हो जाता है, अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, इनका खून जम जाता है गाइस। अगर इनकी वाइफ रोएंगी तो इनका खून जम जाएगा। ऐसे रियल में नहीं होता है लेकिन ऐसा बोला जाता है, एज अ रिलीफ काइंड ऑफ पोएम है, तो ये सब चीज चलता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि तुम मत रो, मत सिसकोगी तो मेरा प्राण मेरे शरीर से बाहर निकल जाएगा, और तुम रोगी तो फिर मेरे खून जम जाएगा। वो बोलते हैं कि तुम ऐसा मत सोचो कि मैं गया हूँ, तुम इमेजिन करो कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। कुछ मत सोचो कि मेरे साथ कुछ होगा खराब, ये सारी चीजें मत सोचो। फोर्थ थिंग मतलब होता है ओवर थिंक या भी बुरा सोचने, नेगेटिव थिंक जो भी है। फोर्थ थिंग तुम मत करो कि तुम खराब मत सोचो कि सब चीज सही होगा, तुम ये सोचो मत सोचो कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मैं आ जाऊंगा वापस। तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे अभी साथी हूँ, तुम दुखी मत हो, खुशी खुशी मुझे विदा करो, ऐसे वो समझाते हैं। डेस्टिनी में नॉट टेक द पार्ट, तुम ऐसा सोचो कि मैं तुम्हारे बगल में ही सोया हुआ हूँ, बस दूसरी तरफ ऐसे फेस करके सोया हुआ हूँ। वो मतलब बोलते हैं कि ना तुमको मतलब दुखी नहीं होना है, ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, तुम ऐसा सोचो कि मैं तुम्हारे बगल में ही बस दूसरी तरफ मुंह करके सोया हूँ। यही पोएम थी जो कि हम देख सकते हैं, एक मेटाफिजिकल पोएट थे, लंदन में जन्म हुआ था। ये गए थे पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि इनके रिलीजियन के बेसिस पे कैथलिक थे। उस टाइम में कैथलिक लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता था, मतलब प्रोटेस्ट चलता था, तो इसीलिए उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया विदाउट डिग्री। तो बाद में जॉन डॉन ये 15 में जेल गए थे 42 साल की उम्र में, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, अपने तो ऑनर थे उनकी बेटी से शादी कर ली थी, इसीलिए उनको जेल हुआ था।
बाद में वो वापिस वो आए, उन्होंने लॉ पढ़ा और उसके बाद चर्च में एक धार्मिक गुरु के नाम से भी वो थे और इन्होंने पैट्रियोटिक कल्चर तो था 8 लिरिक्स में लिखने का, उससे तोड़ा था, इससे ज़्यादा क्या लिखा था। और इसमें उन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिखा था कि तो वो जा रहे थे तो तुम निराश मत हो, मैं किसी और के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा। खुद की कंपेरिजन सन से करा है कि सन के पास ना डिजायर है, ना सेंस है, ना ही बिलव्ड है, फिर भी वो कल गया था और आ गया। मैं उससे ज़्यादा फास्ट स्पीड में मैं आऊँगा तुम्हारे लिए। तुम मत सोचना, तुम बुरा मत सोचो, तुमसे सकती हो तो मेरी आत्मा बाहर आ जाती है, तुम रोती हो तो मेरा खून जन्म हो जाता है। तुम मत सोचो कि मैं तुमसे दूर गया हूँ, तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे बाजू में ही सोया हुआ हूँ, बस दूसरी तरफ मुँह करके मैंने सोया है, इसलिए तुम दुखी मत हो। यही वो समझाते हैं। यही था छोटा सा सारांश। अब उसकी समरी में आपको लिखवा देती हूँ, जिससे आप एग्जाम में लिखोगे अगर आएगा तो। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने पूरे समरी को लिख दिया है। अगर एग्जाम में आपको आए तो यही समरी को लिखना है। मैं हर जगह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसकी। अगर एग्जाम में समरी और मोस्टली इस चैप्टर की समरी आती है, ये पोएम इंपॉर्टेंट है, इसका समरी का गारंटी आता ही आता है, हर इस साल रिपोर्ट के एग्जाम में आता है। तो लाइक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही समरी है, आपको यही एग्जाम में लिख कर आना है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके आना। मैं आपको इसके मतलब समझा देती हूँ, इसकी हिंदी मीनिंग, और आप चाहो तो इसे सेम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। पूरे चैप्टर का लाइक मैंने समरी लिखा है। तो यहाँ पे इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ मेटाफिजिकल पोएम। तो ये फर्स्ट लाइन कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव अब मैं नहीं जाऊँगा, आई डू नॉट गो, ये क्या है, मेटाफिजिकल पोएम है, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है। रिटन बाय जॉन डॉन। इसे किसे लिखा है? जॉन डॉन। जॉन डॉन कहाँ के थे? लंदन के ये थे, पोएम थे। मेन पॉइंट में मैं ऑब्जेक्टिव वाला भी करवा दूंगी। फिलहाल ये समरी वाला 5 मार्क्स का आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आता है, तो इसे ही लिखना है समरी में। इन दिस पोएम, ये पोएम में जॉन डॉन एक्सप्लेन, आप इसके जगह आप भी लिख सकते हो, एक्सप्लेन हिज बिलव्ड। बिलव्ड है किसकी बात की जा रही थी यहाँ पे? जॉन डॉन की बिलव्ड कौन है? उनकी पत्नी, वाइफ, ठीक है। बिलव्ड ये चीज को जरूर मेंशन करना है क्योंकि बुक की ये टेक्स्ट की लाइन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दैट हिज डिपार्चर, डिपार्चर मतलब जाना, लीव, वहां से आउट, गो मतलब काइंड ऑफ गो, आप उसको छोड़ना, ठीक है। डिपार्चर आप इसकी जगह लीव लिख सकते हो। John Donne explained to his wife that his departure leave is not caused by the lack of love। वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से डिपार्च कर रहा हूँ, यानी यहाँ से जा रहा हूँ, लिव कर रहा हूँ, इसलिए नहीं, नॉट इन कॉज ऑफ लैक ऑफ लव, प्यार की कमी में मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, प्रेम के लिए नहीं जा रहा हूँ। ही कंपेयर्स हिज लिविंग, वो अपना जाना नेचर से कंपेयर करना चाहते हैं, नेचर मूवमेंट से। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कि वो अपने सन से कंपेरिजन कर रहा है, कह रहे कि सन से ज्यादा स्पीड में मैं वापस आऊंगा। सन के पास ना डिजायर है, ना सेंस है, ना बिलव्ड है, फिर भी वो आज, कल सन वेंट आउट हुआ था, कल सनसेट हुआ था, लेकिन आज सन वापस आया ना, राइज हुआ सन का, लेकिन मैं उससे ज्यादा स्पीड में आऊंगा क्योंकि मेरे पास कारण है, मेरे पास तुम हो आने के लिए, वापस आने के लिए। वो इसीलिए अपना नेचर मूवमेंट से अपना ये करते हैं, वो हवा से, विंड से अपना कंपेरिजन करते हैं कि मैं हवा से ज्यादा तेजी में आऊंगा तुम बुलाओगी तो। ऑफ टाइम सच डे टर्निंग इनटू नाइट टू शो दैट सेपरेशन इज अ नॉर्मल एंड अनअवॉइडेबल। वो कहते हैं कि जैसे दिन रात में चेंज होता है, रात दिन में, वैसे ही सेपरेशन मतलब अलग होना ये एक नॉर्मल है। वो अपनी वाइफ से इसीलिए मतलब काइंड ऑफ वो अपने प्रेम के टेस्ट में वो जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं डेथ सर्टेन है, ठीक है, कि सेपरेशन नॉर्मल है, हम अलग होंगे एक दिन, और इस दिन ये नॉर्मल है, ये आम है, और ये अनअवॉइडेबल है, मतलब इसे हटाया नहीं जा सकता, हमें कभी ना कभी सेपरेट होना पड़ेगा। यहाँ पे सेपरेट होने का मतलब वो कहीं दूर नहीं जा रहा है, मतलब सेपरेट होने का मतलब वो कह रहे हैं कि हम कभी ना कभी सेपरेट होंगे, डेथ होगी, जानते हैं मृत्यु निश्चित है और इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसलिए वो जा रहे हैं ताकि उनकी बिलव्ड को आदत हो कि अगर जॉन डॉन को सच में कुछ हो तो उनके बिना वो रह सके। हालांकि वो छोटे से ट्रिप पे जा रहे हैं, वापिस वो जरूर आएंगे, लेकिन वो इस बात का वो टेस्ट लेना चाहते हैं कि अगर उनके ना रहने तो उनकी बिलव्ड, उनकी पत्नी अच्छे से रह सके। तो लोग जानते हैं कि सेपरेशन अनअवॉइडेबल है, कि इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, कभी ना कभी हमें अलग होना पड़ेगा। द पोएट एंश्योर्ड हर दैट देयर लव इज सिंसियर। पोएट बताते हैं कि एंश्योर करते हैं मतलब ये एकदम उनको पुख्ता ये विश्वास दिलाते हैं कि उनकी प्रेम जो है वो सिंसियर है, सिंसियर और स्ट्रॉन्ग है। सिंसियर मतलब रिस्पॉन्सिबल और स्ट्रॉन्ग है, मतलब उनका प्रेम मजबूत है, वापस आएंगे वो। एंड देयर इट विल नॉट बी हार्म बाई फिजिकल डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस के ये जरिए मतलब वापस वो आएंगे। वो बाहर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं पोएट, तो मतलब कह रहे हैं, हालांकि जर्मनी जा रहे हैं, बुक में मेंशन नहीं है तो हम इसे नहीं लिखेंगे, लेकिन वो बता रहे कि मैं जा रहा हूँ तो किसी डिस्टेंस हमारा प्रेम कम नहीं होगा, हमारा प्यार
सिंसियर है, स्ट्रांग है, मुझे कुछ नहीं होगा, हमारे इस प्रेम को कुछ नहीं होगा, मैं वापस आऊंगा। वो बस एक काइंड ऑफ टेस्ट में जा रहे हैं, ताकि वो, क्योंकि वो जानते हैं डेथ सर्टेन है, अगर उनकी मृत्यु हो भी गई पोएट की आगे चलकर, मतलब भविष्य में कभी भी, तो उनकी वाइफ को दिक्कत ना हो, इसीलिए वो काइंड ऑफ लव टेस्ट के लिए वो बाहर जा रही थी कि उनको, उनके बिना भी उनकी वाइफ रह सके, डिपेंडेंट उन पे ना रहे, इसीलिए वो जानते हैं अनअवॉइडेबल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो ये रहा छोटा सा समरी है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लाइन की नहीं है, 9 लाइन की है, आप इसे इजीली लिख सकते हो और सेम टू सेम लिख कर आना है। अगर आप चाहो तो इसमें अपने मन से इसी चीज़ को जो मैंने एक्सप्लेन करा है आप अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हो। ये 5 मार्क्स आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समरी है तो इसको ही लिखना है। और ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है कि इंपॉर्टेंट है कि मेटाफिजिकल पोएम है और रिटन बाय जॉन डॉन। कोई भी चैप्टर का समरी आएगा आप लोग याद रखिए, किसी भी चैप्टर का समरी आएगा तो चैप्टर सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना और लिखना है कि उसे किसने लिखा था पोएट का। तो पोएट्री हो या फिर नॉर्मल स्टोरी वाली साइड में हो, आपको दोनों के ऑथर और चैप्टर का नाम अच्छे से याद होना चाहिए और ये लाइन जरूर मेंशन करना है कि उसको किसने लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है। देन उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिएगा। तो अब चलिए लो मैं आपको मेन पॉइंट लिखवा देती हूँ, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको इजीली बन जाएगा। तो लाइक पहले इसे इरेज कर लेते हैं। होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और 5 मार्क्स का आता है ये समरी। आप लोग देख सकते हो मैंने सारे मेन पॉइंट्स को लिख दिए, इसमें कुछ पॉइंट्स और है, 8-9 पॉइंट और है जिसे इसके बाद में लिखवा दूंगी, पहले इसे समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट से यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है कि एक मेटाफिजिकल पोएम है, टाइप है, पोएट्री का टाइप है, जैसे कि अलंकार होते हैं ना हिंदी में, वैसे ही इंग्लिश के अलंकार है, ठीक है। इनका इनका बर्थ हुआ था 1572 में लंदन में, इंग्लैंड में जन्म थे ये। डेथ हुआ था 1631 में और उनका डेथ कहाँ पे हुआ था वो जगह मेंशन नहीं है बुक में, तो हम नहीं लिखेंगे। वी नोन एज, इन्हें हम जानते हैं एक मेटाफिजिकल पोएट के नाम से और एक पीरेचर के नाम से। पीरेचर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये तो थे, इन्होंने धर्म गुरु वगैरह को भी पढ़ा था और जो पेट्रोटिक कल्चर था कि 8 ही लाइन में पोएम लिखा जाएगा, इन्होंने उसे ब्रेक भी करा था। इनकी फेमस कलेक्शन सॉन्ग्स, ये सारे इनके फेमस कलेक्शन वगैरह हो गए। और द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ रिलिक और हिस्टोरिकल वेसल कॉल्ड मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल एक नए काइंड ऑफ रिलिक्स वाले पोएम को वगैरह को कहा जाता है, ये है। जॉन डॉन वाज बोर्न इन इंग्लैंड में जन्मे थे, लंदन में, इनटू अ रोमन कैथलिक फैमिली। कहाँ पे जन्मे थे? रोमन कैथलिक फैमिली में। जॉन डॉन के पिताजी तो एक ट्रेडर थे, ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन है वो, यहाँ पे बिजनेस कर, ये मैन थे इनके पिताजी, बिजनेसमैन, ठीक है। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन को फोर्स किया गया था उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए, बिना किसी डिग्री का, बिना उनको डिग्री का उनको निकाल दिया गया फोर्सफुली, क्योंकि उनके रिलीजन को, जैसे कि लोग कैथलिक थे और टाइम में इतना हालात खराब था कि कैथलिक वालों को। जॉन डॉन स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब बेसिकली तो धार्मिक किताबें वगैरह होती हैं और लॉ इन्होंने पढ़ा था, ठीक है। जॉन डॉन वाज ब्रेवली सेंट टू जेल फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पोर्टोनिस। मतलब जॉन डॉन को जेल में भेजा गया था क्योंकि वो सीक्रेटली बिना किसी को बताए उन्होंने शादी कर लिया था, अपने जो लैंड ऑनर थे जिस घर में रहते थे उनकी उन्होंने भतीजी के साथ शादी कर लिया था, इसीलिए उनको जेल भेजा गया था, ठीक है। इन 1615 एट द एज ऑफ 42 साल की उम्र में, इस साल पूछेगा गाइस, जॉन डॉन थे, उन्होंने एक्सेप्ट करा था ऑर्डिनेशन को एक एंग्लिकन चर्च में, उन्होंने एक चर्च ज्वाइन कर लिया था, 42 साल की उम्र में थे जॉन डॉन। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने अपने तो ऑनर थे, मतलब होम के ऑनर थे, उनकी भतीजी के साथ शादी कर लिया था, इसलिए उनको जेल भी हुआ था और वो बाद में चर्च वगैरह ज्वाइन कर लिए थे। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये बात मैंने ये रह गया था बताना कि इनकी वाइफ का जो नाम था जॉन डॉन का, इनकी वाइफ का नाम था एनी मोर। स्पेलिंग से इसे याद रखिएगा, लोग कितने बच्चे एने की जगह एनी लिख देते हैं नॉर्मल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये अलग यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह लिखा गया, जैसे कि चैप्टर नेम ही में है दिस यूटेंसिल आई डू नॉट गो, तो इसमें गो ऐसे ना लिखा जाता है जनरली, तो इसमें गो की जगह ऐसे लिखा गया है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ताकि हमारे मार्क्स वगैरह कटे ना। तो यहाँ पे इनके वाइफ का नाम याद रखिएगा, लो एनीमोर, ऑब्जेक्टिव में ही आता है। एंड यही रहा कुछ, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बाकी के इसके पॉइंट वगैरह को भी लिख लेते हैं। तो
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो पहला हमारे मतलब एक पॉइंट ये है, जॉन डॉन आर यूज फॉर लास्ट डिस्कवरी ऑफ, जॉन डॉन के पोएम को यूज किया जाता है लास्ट डिस्कवरी साइंस की, ज्योग्राफी को वगैरह को के लिए कंबाइंड फैशन के तौर पे इनका ये था पोएम लिखने का। यहाँ पे 9th नंबर पॉइंट कहता है कि The sun does not have desire or sense, जैसे कि मैंने बताया सन के पास ना डिजायर है ना सेंस है। यहाँ पे आप और बिलव्ड भी लिख सकते हो, और बिलव्ड भी नहीं है सन के पास, जो कि लेखक के पास है ऑफ कोर्स उनकी वाइफ एंड मोर है उनकी वाइफ, उनके पास बिलव्ड, तो सन के पास कुछ भी नहीं है। द मैन पावर्स इज वीक, इंसान का पावर वीक है। बुक में वीक को FEEBLE फ्लीवर नाम से भी लिखा गया है, तो ये चीज आएगा तो आपको जानना है। Asks his beloved to not forethink him any ill, स्पीकर अपने कहते हैं कि अपने बिलव को कहते हैं कि तुम कुछ भी बुरा मत सोचो। यहाँ पे फोरथिंक का मतलब है ओवर थिंकिंग, कुछ भी यहाँ पे ओवर थिंक वगैरह तुम मत करो कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, नेगेटिव होगा, तुम सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। ये वो अपनी वाइफ को कहते हैं। स्पीकर कहते हैं कि The speaker lies blood declare when his beloved weep, स्पीकर का लाइक खून जमने लगता है जब उनकी बिलव्ड उनकी वाइफ रोती हैं, तो वहीं पे कह रही कि तुम मत रो, और वो सिसकती हैं, तब स्पीकर का ऐसा लगता है कि उनका प्राण जो उनका सूल है उनका बॉडी को छोड़ के जा रहा है, तब उनकी वाइफ उनकी बिलव्ड एनिमोर जो है सिसकती हैं। तो यहाँ पे सिसकती का इंग्लिश यहाँ पे SING सिंग लिखा गया है, मतलब सिसकना, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कौन थे, एक रोमन कैथलिक थे। स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड थियोलॉजी, भगवान के बारे में पढ़ना, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अपने धर्म के बारे में पढ़ना, भगवान के बारे में पढ़ना, रिलीजियन के बारे में। बेसिकली द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड थियोलॉजी, भगवान के बारे में पढ़ना को थियोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। द जॉन डॉन गेव एग्जांपल ऑफ सन बिकॉज द सन, यहाँ पे आप देख सकते हो जॉन डॉन ने सन का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि सन कभी चीट नहीं करता है। सन आज सूर्य अस्त होता है तो कल सन उगता भी है, सन वापस आता है, इसीलिए उन्होंने सन का बोला है कि मैं सन की तरह वापस आऊंगा, ठीक है, इसलिए उन्होंने सन का एग्जांपल लिया। और विंड का भी लिया कि हवा से ज्यादा गति में आऊंगा। उनकी वाइफ का क्या नाम था, एनेमोर, या फिर आप एनेमोर भी लिख सकते हो, जो भी मन। तो ये थे कुछ पॉइंट, आप इन्हें लिख लीजिएगा लो। और इस पॉइंट से हमें क्या थॉट मिलता है, तो थॉट भी लिख लेते हैं हम लोग। तो इस पोएम से थॉट मिलता है कि लव हैपन, प्यार होता है हमें सोल से, ठीक है, लव हैपन विथ सोल, यहाँ पे सोल मतलब आत्मा होता है, आत्मा का बात किया जाता है। लव हैपेंस विथ सोल एंड सोल इज टोटल, सो लव इज ऑल्सो इमोर्टल। इस पोएम के से हमें क्या सारांश मिलता है, यहाँ पे हमने सारांश लिख लिया है कि इस पोएम के थॉट हमें मिलता है, इस विचार इस पोएम के सारांश। लव हैपेंस विथ सोल एंड सोल इज इमोर्टल, सो लव इज आल्सो इमोर्टल। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रेम जो होता है हमें आत्मा के साथ होता है, और आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। इमोर्टल मतलब अमर होता है, इसका मतलब अमर होता है, मतलब जो हमेशा जीवित रहे, कि जो प्रेम होती है वो हमें आत्मा से होती है, और आत्मा अमर होता है, आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, हमेशा जीवित रहती है, इसलिए हमारा प्रेम भी हमेशा जीवित रहता है। इसका सारांश है, थॉट है। तो यही रहा आपका पोएम। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारी फर्स्ट पोएम थी, एंड देन इसके बाद हम बाकी के पोएम वगैरह चैप्टर वगैरह सारे करा देंगे, और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में इस चैप्टर की मैं आंसर क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट है। और यही जो भी मेन पॉइंट है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, मैंने सम भी करा दिया, ऑब्जेक्टिव करा दिया, चैप्टर पढ़ा दिया, और इसके नेक्स्ट वीडियो में तुरंत क्वेश्चन आंसर आ जाएगा इसका, बुक वाले इंपॉर्टेंट वाले। तो आप कर लीजिएगा लोग, आपकी चैप्टर कंफर्म जितना पढ़ाया है उतना ही से आपके यहाँ पे बोर्ड्स में आएंगे, और बाकी चैप्टर्स भी जल्दी कंप्लीट करा दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। चलिए बाय, अपना पढ़ते लिखते रहिए लोग।